एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा लेक्चर नंबर 66 में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कूलम्स लॉ, दैट जो कि हमारा यूनिक नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बोर्ड में 2015 में आ चुका हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका हुआ है जी। ठीक है जी। कूलम्स लॉ क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ, या एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसकी हमने क्या डिस्कस करनी है? मैथमेटिकल फॉर्म। फार्मूला एक डेराइव करना है, छोटा सा फार्मूला है, छोटी सी डेरिवेशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर औक़ात पेपर में आ जाया करता है। ठीक है, साथ हमें इसी से रेलेवेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13 चैप्टर हम कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.1 वो भी साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि लॉ का हमने एक फार्मूला करेंगे, साथ ही हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे होती है न्यूमेरिकल्स, सॉल्व कैसे होगा। तो पहले लॉ देख लीजिएगा, लॉ दिया किसने था? ये पेपर में MCQs में वो पूछ सकता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जी, फ्रेंच साइंटिस्ट, क्या नाम था जिस फ्रेंच साइंटिस्ट का? चार्ल्स कूलम्स, उसी के नाम से ये रखा गया है। कब दिया था उस फ्रेंच साइंटिस्ट ने? उस चार्ल्स कूलम ने 1785 के अंदर लॉ दिया। उसने कब था? 1785 में लॉ दिया था जिसने। फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम था जिसने एक लॉ पुट फॉरवर्ड किया था 1785 के अंदर। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या? लॉ कहता क्या है जी? स्टेटमेंट ये बताती है हमें, मैं स्टेटमेंट अब शॉर्ट सी लिखूंगा, पूरी नहीं लिख रहा, समझाने के लिए सिर्फ आपको। देखिएगा, हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो चार्ज से रेलेवेंट करनी है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ। वो ग्रेविटेशनल लॉ किस चीज़ से रेलेवेंट था? ऑब्जेक्ट्स, बॉडीज़ के बारे में। ये लॉ हमें चार्जेस के बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या चार्ज में रिपल्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है, या अट्रैक्शन की फोर्स या रिपल्शन की फोर्स। तो लॉ ये क्या बताता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। स्टेटमेंट में शॉर्ट सी लिख रहा हूँ कि इस लॉ ने हमें बतानी है जी क्या चीज़? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या किसमें? बिटवीन 2 कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या हैं ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होता है। तो क्या बता रहा है जी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन की फोर्स होगी या रिपल्शन की फोर्स होगी। क्यों अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स होगी? क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, पहले बात बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हम। जब हम नेचर ऑफ चार्ज की बात करते हैं, यानी चार्ज की नेचर क्या है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि चार्ज की 2 तरह की नेचर होती है। या तो क्या होगा? पॉजिटिव नेचर में उसकी आएगी, या उसकी नेचर क्या होगी? नेगेटिव। पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव है, सिमिलर आ जाते हैं। फिर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं
लाइक चार्जेस वो क्या करते हैं, रिपेल। ठीक है, ऐसे ही हमने ये भी डिस्कस किया था, जो अनलाइक होते हैं, अनलाइक चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ भी बात मैं यही कर रहा हूँ ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जब अट्रैक्शन होगी तो इसका मतलब है ऑपोजिट चार्जेस होंगे, जब रिपल्शन होगी तो इसका मतलब है सिमिलर चार्जेस होंगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, ये क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई यही फोर्स जो है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज, वो क्या है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड, इसी स्टेटमेंट से मैथमेटिकल फॉर्म बनानी इसकी, एंड क्या है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज के है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, किसके, उनके दरमियान में जो था जी, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दो चीज़ों को इकट्ठा करके मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे, अब मैं वो फोर्स बनाने लगा, उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, एक आपने ध्यान से देखनी है डायग्राम में, इसी से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएंगे। ये मैंने जी एक चार्ज लिया, एक मेरे पास ये चार्ज था जी, मैं कहता हूँ इस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर नेगेटिव था, इस चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया Q1 के साथ, इस चार्ज को मैंने रिप्रेजेंट किया Q2 के साथ। ये जी इन दोनों के दरमियान, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जी इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो था उसको मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, R के साथ, यानी डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ R के साथ, और वो मुझे मेरे जो पॉइंट चार्जेस थे वो मैंने एक चार्ज Q1 लिया, दूसरा चार्ज मैंने कौन सा लिया है, Q2। अब जब ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, तो इन दोनों में F कौन सी होगी, दैट इज अट्रैक्शन। अट्रैक्ट कर रहे हैं जी दोनों एक दूसरे को। सिंगल फोर्स लिख ले, डबल लिख ले, एक ही बात है, लेकिन हम सिंगल के साथ ही, यानी इन दोनों में एरो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है जी, यानी ये क्या कर रही है, ये डायग्राम किस चीज़ को इंडिकेट करेगी, मैंने कहा था यहाँ अट्रैक्शन की है, यहाँ रिपल्शन की, तो अट्रैक्शन की डायग्राम में आ रहा हूँ, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जब अट्रैक्टिव फोर्स है तो फिर देखें अट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कौन से चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक लिख लें, अनलाइक नहीं याद रहता तो ऑपोजिट लिख लें, दीज आर अनलाइक चार्जेस, एक जैसे नहीं है, वो अलग-अलग है। अब जब रिपल्सिव की फोर्स होगी तो रिपल्शन में ऐसे ही वही चार्जेस लेने हैं। ये था जी चार्ज बेटा, थोड़ा सा बड़ा साइज का बना लेते हैं जी, ये चार्ज था, दूसरा चार्ज ये था जी, ये मैंने पहले पॉजिटिव लिया था, अब मैं एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, दूसरा वाला भी मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। मैग्नीट्यूड कितना है Q1, इस पर मैग्नीट्यूड Q2 का है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम हमने R के साथ रिप्रेजेंट किया था, ये मैंने पॉजिटिव के साथ बनाया, आपकी मर्जी है आप किसके साथ बना लें, आप बेशक नेगेटिव के साथ बना लें। अब इन दोनों में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज लाइक हो गए, तो वो फोर्स कौन सी होगी, देखिएगा बाहर की तरफ लग रही है, इसका मतलब है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लीजिए ये फोर्स F यहाँ पर थी अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पर ये कौन सी वाली फोर्स है, दिस इज
रिपल्सिव फोर्स, यानी रिपल्शन की फोर्स, रिपल्सिव या रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस से यहाँ पे कौन से हैं, दे आर द लाइक चार्जेस। क्लियर होगी बात जी? ठीक, हमने पढ़ा कि वो चार्जेस कौन से, दे आर पॉइंट चार्जेस। और भाई अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं जी? पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस अगर उन दोनों के, उन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, ग्रेटर देन देयर साइज, तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर विद देयर साइज, कि उनसे, उनके साइज से उनके दरमियान डिस्टेंस अगर ग्रेटर होगा तो हम क्या कहेंगे, वो चार्जेस क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज पॉइंट चार्जेस। ठीक होगी बात जी? इसी स्टेटमेंट को यूज करके हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया था ना, उसमें हमने मैसेज यूज किए थे, इसमें हम चार्जेस यूज कर रहे हैं। उसमें मैसेज पर मैग्नीट्यूड m1 m2 था मैथ, इसमें हम चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, q1 और q2। अब देखिएगा मैंने पहली क्या लाइन लिखी थी, फर्स्ट मैंने ये लाइन लिखी थी बेटा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। अगर फोर्स है, मैं कहता हूँ लेट, उस फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट द फोर्स बी, एफ है, फोर्स एफ होगी, ठीक है, और एक चार्ज पर मैग्नीट्यूड कितना है, Q1, दूसरे पर कितना है, Q2, यानी वो जो दो पॉइंट चार्जेस से एंड, वो जो मेरे पॉइंट चार्जेस से एंड पॉइंट चार्जेस आर, वो क्या है जी, एक Q1 है एंड दूसरा क्या है, Q2। तो पहले मैंने छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखी ना। अब देखिएगा, कहता है वो जो फोर्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की, और भाई वही फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। चार्जेस का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का नेम, और कहता है वही फोर्स एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। वही फोर्स एफ जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो था उसके किस चीज़ के, स्क्वायर। इसको दे दीजिए बेटा किस चीज़ का, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ लिखी हैं मैंने, दीज आर नॉट इक्वेशंस। इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को जब हम कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2, बच्चे बड़ी खुशी में जल्दी जल्दी लिखे थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दीज आर नॉट इक्वेशंस, दीज आर प्रोपोर्शनैलिटीज़। इक्वेशन जब भी होगी तो आपको इक्वालिटी का साइन नजर आएगा। लो जी, मैं इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास एक सिंगल प्रोपोर्शनैलिटी क्या बनेगी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो वी नो दैट देयर इज अ कांस्टेंट, हर एक कांस्टेंट आता है। जब वैसे ही मैंने ख़त्म किया और साथ में क्या आएगा, इक्वालिटी का साइन, एफ इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आया है वो कांस्टेंट भी मैं लिखता हूँ जी, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नहीं जी, कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, K। K क्या है, K क्या इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस K की वैल्यू डिपेंड करती है जी, डिपेंड्स अपॉन किस चीज पर, मीडियम
बिटवीन चार्जेस। भाई चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, उस पर ये के की वैल्यू डिपेंड करती है। अब मीडियम अगर हो स्पेस या अगर मीडियम हो एयर का, तो न्यूमेरिकली सॉल्व्ड है, इस के की वैल्यू कितनी बनेगी, दिस के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैंने क्या बताया कि कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड करती है किस चीज़ पर, मीडियम बिटवीन चार्जेस। वो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो मीडियम स्पेस भी हो सकता है या एयर भी हो सकता है, ठीक है। फिर और किस चीज़ पर इस के की वैल्यू डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस चीज़ पर, वैल्यूज ऑफ कौन सी, एफ की, Q1 की एंड किसकी, Q2 की। वो वैल्यूज किसमें, जिन यूनिट्स में हम मेजर करते हैं इनको, उस पर भी के की वैल्यू डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है किस चीज़ पर, मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, ठीक है। दूसरी किस चीज़ पर, ऑन द वैल्यूज ऑफ एफ क्यू एंड Q2 के वैल्यूज पर, और वो किन यूनिट्स के अंदर हम उनको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। फिर हमने ना ये जो के है ये एक्चुअली डिपेंडेंस ऑफ मीडियम है। दिस के इज आल्सो, के क्या, दिस इज डिपेंडेंस ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ हम उसे नाम देते किस चीज का, फ्री स्पेस का। क्या जी, मीडियम पर डिपेंड करती है, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम में जिसको हम फ्री स्पेस में नाम देते हैं, वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट होती है किस चीज़ के साथ, दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, जब मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ इसको यूज़ करूँगा ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस, यानी डिपेंडेंस ऑफ मैं मीडियम की बात करूँगा, तो ये जो के है ये क्या बन जाएगा, जब मैं एप्सिलॉन नॉट के साथ यूज़ करूँगा तो इसकी डेरिवेशन है, ये हमारे लेवल में मैट्रिक के लेवल तक नहीं है, तो हमें ज़रूरत भी नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू एक्चुअली इसकी इक्वल होती है, विच इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्जेस। तो जब अगर मैं के की वैल्यू ये यूज़ करूँगा तो मेरी अब फॉर्म क्या बन जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। देखिए ये मैथमेटिकल फॉर्म भी बन सकती है, आप इस शेप में भी लिख सकते हैं, या हमने ये जो मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी आप इस शेप के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हैं जी। दिस इज़ बेटा ऑल अबाउट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। बीच में पॉइंट अलग से सेपरेट एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज़ पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस क्या है। क्लियर हो गए। इसी फार्मूला को हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं, इसी फार्मूला को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.1 सॉल्व करते हैं। उसकी मैं पहले स्टेटमेंट लिख के आपको बता देता हूँ कि उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस कर। एक मेरी बात यहाँ पे एक याद रखी गई, जो मैंने ये वैल्यू लिखी थी ना, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सब की जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा तो वैल्यूज मेरे पास k की यही आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वैल्यू वही रहनी है। ठीक हो गई बात। अब देखिए बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.1 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल क्या बताती है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.1 जो हमारे बुक के पेज नंबर 74 पर है, जिसमें हमने, क्योंकि दिस इज़ रेलेवेंट विद, हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया कूलम्स लॉ, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म फार्मूला जो था, यानी हमने इस फार्मूला को यूज़ करके F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करके हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। स्टेटमेंट देखिएगा, स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता है 2 बॉडीज़ आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, 2 बॉडीज़ हैं
जो ओपोजिटली चार्ज है। पहली तो बात यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि दोनों बॉडीज अगर ओपोजिटली चार्ज हैं, ठीक है, तो ओपोजिटली चार्ज का मतलब क्या है कि उन दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन की। भाई ओपोजिट चार्ज है ना, कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्शन की फोर्स होगी। ये तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब कहता है कितना चार्ज है, एक पर है 500 माइक्रोकूलम, दूसरे पर कितना है 100 माइक्रोकूलम, दूसरे पर है जी 100 माइक्रोकूलम, उस पर है, पहले पर है 500। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर। एयर क्या है, उन दोनों के दरमियान मीडियम है। मैंने कहा था मीडियम, के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ये के की वैल्यू अगर मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड करती है तो मीडियम स्पेस भी हो सकता है या मीडियम क्या हो सकता है, एयर। ठीक होगी बात जी। ले जी, अगर उनमें डिस्टेंस कितना उसमें गिवन किया हुआ है 0.5 मीटर का डिस्टेंस है जी। सबसे पहली वाली हमारी हेडिंग, हमने हेडिंग्स 5 हेडिंग के साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। लो जी, पहला क्या, कितना चार्ज है 500 माइक्रोकूलम। दो ऑब्जेक्ट से, तो चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी कर लें, आपकी मर्जी, आप उसको रिप्रेजेंट कर लें, चार्ज ऑन सेकंड बॉडी कर लें, ठीक है। चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, उसको रिप्रेजेंट कर लेते जी कि Q1 के साथ, वो कितना जी 500। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखनी, 500 माइक्रोकूलम्स। हम पढ़ चुके हुए हैं 9th क्लास में कि जो चार्ज था, चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्स। ऐसे ही है जी, यही पढ़ा था हमने जी, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, C के साथ। तो यहाँ पर किसने ये लगाया हुआ है माइक्रो, दिस इज प्रीफिक्स। और हमें पता है कि जो माइक्रो प्रीफिक्स होता है मेरा बच्चा, माइक्रो प्रीफिक्स, जब हम माइक्रो प्रीफिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो किसकी इक्वल होता है 10⁻⁻⁶। इधर ही आपने इसको कन्वर्ट करना है, माइक्रो में ही यूज़ करना। ये कितना ही, दिस इज 500 इंटू 10⁻⁻⁶। अब यूनिट कितना रह गया, कूलम्स का, माइक्रो ख़त्म हो गया। उसके बाद जी डाटा में दूसरी चीज़ कितना है 100 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट है जी चार्ज ऑन, चार्ज ऑन किस पर, सेकंड बॉडी पर, उस पर कितना है जी मेरा भाई, उसको मैं Q2 के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है जी। वो कितना जी 100 का, यहाँ पर आ गया बच्चा 100 माइक्रोकूलम, फिर से माइक्रो आ गया, इसको भी कन्वर्ट करें 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। बेटा ध्यान से देखना है, कन्वर्जन करनी है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा क्योंकि आप कैंसिलेशन नहीं करेंगे। आएगा जी डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना है 0.5। हमने पढ़ा था जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो R है, R किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज उन दोनों चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ है, डिस्टेंस है। तो तीसरी चीज़ डाटा में क्या आ गई, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, बिटवीन देम हमारी बॉडीज, टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज, चार्ज है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको मैं स्मॉल r के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कितना है जी 0.5 मीटर का। अब बच्चा मेरे साथ रहना है, मीटर डिस्टेंस है तो उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो हमारा यूनिट हमने वही यूनिट सेम रखना है, मीटर ही रखना है, ठीक है जी, हमने यूनिट चेंज नहीं करना जी, ठीक है जी। इसके बाद जी डाटा के बाद हमने अपना फार्मूला देखना है कि हम फार्मूला क्या यूज़ करें कि जिसके साथ हम सॉल्व कर लें इस चीज़ को। अब फार्मूला में कैसे पता चलेगा कि फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, उसके लिए बड़ा सिंपल सा मेथड देखिएगा। हमने Q1, Q2 और R में हमने एक ही रिलेशन पढ़ा है, कूलम्स लॉ का, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो थी, ठीक है जी। रिलेशन इसी से बनता है जी, फार्मूला ऐसे ही बन रहा है, मैं खुद से नहीं बना रहा, इन रिलेशन से फार्मूला जो हमने याद किया हुआ है। फार्मूला क्या है जी, F इज इक्वल टू
फार्मूला से पहले हम हेडिंग करते थे टू फाइंड की, तो हम पहले टू फाइंड में आते हैं, उसके बाद हम फार्मूला की तरफ जाते हैं ना। कि फाइंड हमने क्या करना है जी, फार्मूला से पहले बच्चों जी हेडिंग्स का सीक्वेंस के साथ जो हम चल रहे थे, हम टू फाइंड में कि हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है जी। फाइंड हमने ये करनी जी बेटा, देखिएगा, फाइंड द फोर्स। भाई वो फोर्स बतानी है बिटवीन द टू चार्जेस। तो क्या कूलम फोर्स लिख लें या खाली फोर्स का नाम लिख लें, जोन सा मर्जी लिख लें जी। क्लियर होगी बात जी। तो हमने बतानी कि इन दोनों के दरमियान फोर्स F क्या है। ठीक है जी, ये हमारा टू फाइंड में आ गया। फार्मूला देखिएगा, बड़ा आसान सा फार्मूला और बड़ी आसान सा सोल्यूशन है। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जी। फार्मूला में हमने पढ़ा था कूलम्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ भी लिखा हुआ है ताकि आपको हर जगह फार्मूला नज़र आए। ये Q1 इंटू Q2 होल डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। तो जी फार्मूला कूलम फोर्स का F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। ये था जी हमारा फार्मूला। इस फार्मूला के साथ अब आ जाएंगे सोल्यूशन पर, और एंड पर हमने अपना रिजल्ट लिखना है जी। सोल्यूशन में मेरा बच्चा इसी फार्मूला को फिर से लिखते हैं, फिर इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब ज़रा मेरी बात एक ध्यान से, K की वैल्यू नहीं दी ना उसने क्वेश्चन के अंदर, तो अब आपने ज़ुबानी याद रखनी है। यानी कूलम्स कांस्टेंट K जो है, ठीक है, कूलम्स कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख लें, एक ही बात है। K की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी, 9 इंटू 10⁻⁹ विद यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपने ज़ुबानी याद रखनी। जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, F इज इक्वल टू K की वैल्यू जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि एंड पे मैंने फोर्स है तो मुझे पता है कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, उसके एंड पे हम लिख लेंगे। Q1 की वैल्यू, फर्स्ट चार्ज पर मैग्नीट्यूड कितना था, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे आ गया बच्चा जी क्या चीज़, 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। -6 किसका आया है, इस माइक्रो की जगह पे प्रीफिक्स -6 मल्टीप्लाई बाय Q2 की वैल्यू कितनी थी, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। तो इधर आ गया बच्चा जी क्या चीज़, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, यूनिट्स नहीं लिख रहा मैं, डिवाइडेड बाय R। डिस्टेंस कितना था, 0.5 और उसका स्क्वायर लेना मत भूलिएगा। ठीक है जी, अक्सर बच्चे करते हैं रट्टा लगा लेते हैं, न्यूमेरिकल में फार्मूला में वैल्यूज लिखी, ठीक है जी, उन्हें आंसर याद होते हैं, इधर उधर से पूछ लिया तो आंसर डायरेक्ट लिख दिया। फार्मूला में जो वैल्यूज लगाई होती है वो गलत लगाई होती है। अक्सर बच्चे स्क्वायर नहीं लिखते, नहीं लिखोगे एंड पे आंसर सही लिखा होगा तो उसने यहीं से आपका कट कर देना, दिस इज स्क्वायर, याद रखना है, इसलिए रेड से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। कैलकुलेशन करनी है हमने, आसान काम है। कैलकुलेशन में कम से कम 2-3 स्टेप्स करके फिर इसको सॉल्व करें। F इज इक्वल टू, सिखा रहा हूँ करना क्या है, 9 है, 500 है, 100 है, ठीक होगी बात जी। देखिए बड़ा आसान सा काम है बच्चों, बहुत सिंपल सा। मैं यहाँ पे अब छोटा सा एक सोल्यूशन कर देता हूँ। मेरे पास ये लिखा हुआ है 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। क्या मैं 500 को ऐसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। या वैसे बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 - 6। क्या बन गया जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। गॉट इट। ऐसे ही 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का आंसर क्या बनेगा, शाबाश, 100 उसका बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4। सेम ऐसे सॉल्व करके जी, लो जी, उसको सॉल्व करके उस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन वैल्यूज़ को।
9 10 की पावर्स मैं सेपरेट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 500 में से 5 सेपरेट किया, ठीक है जी, 100 में से 1 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 ये थी जी, 500 का जो 100 था उसका मतलब था 10 की पावर 2, 100 बताते खुद 100 है तो उसका मतलब है 10 की पावर 2, ये दोनों मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर ले लें जी, 0.5 का स्क्वायर ले लें, 0.25 आना चाहिए आंसर। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर का मतलब है जी 0.25, ठीक होगी बात जी। इसका हमने स्क्वायर लिया बच्चा जी, आंसर आया 0.25। क्लियर? अब ज़रा इसको सॉल्व कर ले, 9 5 ज़ा 45, f इज इक्वल टू 45, 10 रेज़ टू पावर 9 2 4 इकट्ठी लिख लें जी, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 प्लस 2 प्लस था ना, प्लस 2 -6 होल डिवाइडेड बाय जी 0.25, 0.25 से डिवाइड किया। ले जी बेटा इसको ज़रा सॉल्व करें, सिर्फ इसलिए कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दे, उसको डायरेक्ट आंसर लिख के ना ख़त्म कर दें। लीजिए f इज इक्वल टू कितना था जी 45, 9 10 11 12 13, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 -6 -12 तो कितना रह गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर यानी 13 -12, मैं आपको सॉल्व करके सारा बता देता हूँ, 0.25, ये क्या बन गया जी 45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 13 -12 का आंसर कितना आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय 0.25। ले जी बच्चा ये क्या बन गया, f इज इक्वल टू 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 450 डिवाइडेड बाय 0.25। अब लिखिए जी f इज इक्वल टू, ले जी बच्चा 450 को मेरा बच्चा डिवाइड कर लेते हैं हम किसके साथ, 0.25 के साथ जी, 450 डिवाइडेड बाय 0.25, सो वी गेट एग्जैक्टली आंसर बनता है 1800। कितनी आई है जी 1800, फोर्स था तो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। अब अहम सारी बात लिखना चाहे लिखने, मैंने स्टार्ट में बताया था, उसमें हमें बताया हुआ है ऑपोजिटली चार्ज मुख्तलिफ है, सिमिलर नहीं है ना, ऑपोजिट है, यानी एक बार पॉजिटिव है दूसरी बार नेगेटिव है, तो 1800 के साथ लिख लें, कौन सी फोर्स होगी, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। एंड पर जी हमारा क्या आ गया, रिजल्ट। रिजल्ट में मैंने बताया हुआ है, रिजल्ट का मतलब ही होता है कि जो हम टू फाइंड कर रहे थे वो रिजल्ट होता है हमारे, ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या आ गया, खाली फोर्स लिख लें, आपकी मर्जी है, कूलम फोर्स लिख लें, जो मर्जी लिख लें जी, सेम आंसर बनेगा। खाली एफ के साथ आप रिजल्ट लिख दें तो फिर भी यही सही है जी। हमने फाइंड आउट की थी जी, रिजल्ट में हमारी फोर्स एफ जो आई है वो कितनी आई है, दैट इज 1800 न्यूटन की। क्लियर हो गया बच्चा जी। दिस इज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 13.1। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे लेक्चर नंबर 66 जिसमें हमने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस किया है। बच्चे मुझे अक्सर पूछते सर लॉन्ग शॉर्ट बता दिया करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन आया था पॉइंट चार्जेस, ये इसके बीच में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में अलहदा से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में स्टेटमेंट वो आपसे अलहदा भी पूछ सकता है, कूलम्स लॉ सिंपली स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे लेक्चर नंबर 66 ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नए लेक्चर में हम चूँकि हमने फार्मूला कर लिया है, इसी फार्मूला से रेलिवेंट हम बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है 10 क्वेश्चन तक, तो हम कुछ ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।
कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में 2 या 3 हो जाएं, ठीक है, एटलीस्ट 2 तो हो जाएं, कि थोड़े लेंथी हैं और थोड़े डिफिकल्ट से हैं, ताकि आपको ईजीली आप अपने चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। यहाँ पे बेटा लेक्चर नंबर 66 ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मत समझिएगा कि कोरोना ख़त्म हो गया है, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द पाया जा रहा है जरासीम, ठीक है, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही मेंटेन रखें, ठीक है, अपने हाथों को उसी तरह 20 सेकंड के लिए धोएं, खुद को भी सेफ रखें और अपने अजीज़ व कारब को भी महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।